बजट तजावीज़ पे सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ़ी की तरफ से तनकीद नहीं हो रही है। तनख्वाहदार पाकिस्तानी हो, कारोबारी शख्स हो, सनतकार हो, काश्तकार हो, सब इस बजट पे जो है आपको मातम करते दिखाई दे रहे हैं। टैक्सों के बोझ तले दबे पाकिस्तानियों के लिए बजट जो है महंगाई का तूफ़ान लेकर आ रहा है। जो बजट तजावीज़ वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने पेश की हैं, उससे कारोबार और सरमायाकारी का माहौल जो है मज़ीद ख़राब हुआ है। क्यों और कैसे, ये जानने के लिए बहुत सी मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेट्रोलियम और कार्बन लेवी को ले लें, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल जो है मज़ीद महंगा हो जाएगा, यानी कि इंसान से लेकर सामान तक सबकी जो नकलो हमल है वो महंगी होगी। ऊपर से फिर शहरियों के लिए बदखबरी ये भी है कि ई कॉमर्स, कोरियर और लॉजिस्टिक खदमात देने पर भी जो है 18% टैक्स की तजावीज़ है। ये भी नकलो हमल को मज़ीद महंगा करने का सबब बनेंगी। और यही नहीं, जो नौजवान और कंपनियां डिजिटल खदमात अंजाम दे रही हैं, इनसे भी जो है टैक्स कशीद करने का मनसूबा है। जिन अफराद के पास ज़राए होंगे वो डिजिटल सर्विसेज पाकिस्तान में बैठकर मुहैया करेंगे, और लेकिन पैसे जो हैं वो बाहर मंगाया करेंगे। रह गए कम आमदनी वाले अफराद, तो उनमें से बहुत से जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे पहले से ही धकेल दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आलमी बैंक की रिपोर्ट बताती है। नए बजट के जलवे जब पूरी तरह से ज़ाहिर होंगे तो जो गरीब है वो गरीब तर होगा, लेकिन हुक्मरान अशराफिया के वही मज़े रहेंगे जो आज हैं, बल्कि उनके मफादात और सहूलतों का तो इस बजट में ख़ास ख्याल रखा गया है। आम आदमी के लिए इंसुलिन की सिरिंज से लेकर अस्पताल के बेड तक सब पर टैक्सों में इजाफा करने की तजवीज़ है। कारोबार करना पाकिस्तान में मज़ीद महंगा हो जाएगा। एक मारूफ सनतकार के बकौल उनकी सनत की पैदावार और खपत बढ़ने के आसार नहीं, लेकिन टैक्स और तवानाई की मद में उन्हें ज़्यादा पैसे अदा करने हैं। उनके बकौल एक जामिद मईशत से आप मज़ीद कितना और निचोड़ सकते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो है पैसे निचोड़ने हैं, तो दूसरी जानिब जो है हुक्मरान अशराफिया खुद अपना जो है ख़ास ख्याल रख रही है। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंटेरियंस के लिए तरक्याती बजट के नाम पर 70 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 172% ज़्यादा है। पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहों और मरात में पहले ही जो है होशरुबा इजाफा कर दिया है। उनको हर हाल में जो है तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वही बुलंद तनख्वाहें, वही बड़ी गाड़ियाँ, वही मुफ्त का तेल और बिजली, वही जो है हवाई सफ़र वगैरह वगैरह। वज़ीर ख़जाना ने खामोशी से नए माली साल में ऐवान सदर के लिए इजाफी 7 करोड़ रुपए और वज़ीर आज़म हाउस के लिए 12.5 करोड़ रुपए जो है मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। ये 9% और 17% इजाफी रकम क्या इन दोनों हाउसेस के जो मकीन हैं वो अपनी जेब से अदा करेंगे? ज़ाहिर है नहीं, ये अवाम के टैक्सों का पैसा होगा। नए बजट में ऐवान सदर की आराइश, खाने पीने, मुलाजमीन की तनख्वाह, रिटायरमेंट और मराद पर जो है 93 करोड़ 30 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है, जो 25 लाख रुपए योमिया बनते हैं। इस रकम से 2 अस्पताल या 2.5 दर्जन स्कूल जो हैं वो बिल्कुल आराम से चलाए जा सकते हैं। मगर जाहिर है कि शहबाज हुकूमत और उसकी इत्तेहादियों की तरजीहात में ऐसी बातें नहीं होती। ये सारे खर्चे जो हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाइशगाह के लिए, जो यहाँ रहते भी कम ही हैं। अब आ जाएँ वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह की जानिब, जिसे वज़ीर आज़म हाउस कहा जाता है। ये 135 एकड़ रकबे पर 5, जिसमें लॉन्स हैं, बैंक्वेट है, फलों के बागात हैं, लातादाद कमरों पर मुश्तमिल है। मुलाजमीन की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है, गाड़ियों का लश्कर है इनके पास। मेहमानों की खातिर मदारात और तोहफे तवाइफ समेत इसे चलाने के लिए 85 करोड़ 70 लाख रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल से, जैसे मैंने पहले बताया, कि 17% ज़्यादा हैं। एक जानिब जनाब ये हाल है, तो दूसरी जानिब अवाम पर कमर तोड़ महंगाई का अज़ाब। तनख्वाह पर टैक्स कम करने का हुकूमत जो है बड़ा शोर मचा रही है कि जी टैक्स कम कर दिया, लेकिन टैक्स में जो एक कमी है अलामती है। 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाले को महीने में 2000 रुपये उसके बचेंगे बेचारे के। 1.5 लाख कमाने वाले के जो है माहाना जो है 4000 रुपये बचेंगे, और 2 लाख कमाने वाले को जो है हर माह 5600 रुपये का जो है कुछ फ़ायदा होगा। यानी हुक्मरान खुद तो जो है अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए का यकमुश्त इजाफा करें और आवाम को चंद हज़ार की रिलीफ पर तनख्वाह दें। यानी कि किफ़ायत शारी, हुकूमती खर्च में कमी, हुकूमत जो है वो बिल्कुल एजेंडे पे नहीं है। जब वज़ीर ख़जाना से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सेनेट की तनख्वाहों पर जो है 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कहते हैं ना 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर सवाल हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, जवाब सुने। Whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। वज़ीर ख़जाना साहब, अगर 9 साल में हर साल जो है 10% तनख्वाह भी जो है बढ़ाई जाती तो तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से 5 लाख रुपए हो जाती। 21 लाख रुपए माहाना तनख्वाह का तो कोई जवाब नहीं बनता। तो जनाब ये बजट जो है अवाम का नहीं, सिर्फ हुक्मरानों के लिए है। बढ़ते हैं हम अपने पहले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आरिफ हबीब साहब,
पानी हैं और सरबराह हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अमूमी तौर पे हम देख रहे हैं कि बजट जो है इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और हर सतह पे हो रही है। आम आदमी से लेकर मैं बात करता हूँ, सनतकार हूँ, ताजिर हूँ। अच्छा, इसमें जो है उनका कहना है कि जी एक जामिद मीशत से, जामिद किस्म की जो मीशत है उससे मज़ीद टैक्स जो है निचोड़ा जा रहा है, उसके लिए बड़े बड़े अहदाफ रख दिए गए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से आपके लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाइस तशवीश हैं इस बजट में जनाब? मैं तो ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसे नए टैक्स तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे नजर नहीं आ रहे, बल्कि जो है थोड़ा बहुत रिलीफ ही है, सिंबॉलिक रिलीफ है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के वो सुपर टैक्स जो है वो 300 मिलियन से 500 मिलियन के ब्रैकेट में 0.5% टैक्स जो है वो कम सिंबॉलिक किया है जनाब। और सैलरी क्लास पे भी टैक्स जो है वो कम हुआ है जो लोअर ब्रैकेट में है पर्टिकुलरली। तो वहाँ है। बाकी जो मुझे जो इस बजट की जो अच्छी चीज लगी है वो ये है कि इसमें जरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन और बेहतर नजर आता है। अच्छा। जैसा कि आप तो इन चीजों को बहुत समझते हैं, लास्ट ईयर हमारा जो बजट डेफिसिट था वो 8% ऑफ जीडीपी था, जी। और इस साल के लिए हमारा जो डेफिसिट का बजट था वो 6% ऑफ जीडीपी था, जो उन्होंने खत्म किया है 5.3% पे। और नए साल में जो बजट डेफिसिट बजट हुआ है वो 3.9% ऑफ जीडीपी है। तो इसमें ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है की वो सेविंग है। अदरवाइज जो है वो हायर बजट डेफिसिट से फिर जाहिर है आपको बोरोइंग करके जो है वो पूरा करना पड़ता है। नहीं, बड़ा तो आपने अहम नुक्ता बयान किया। अच्छा, जो तनकीद हो रही है वो कह रहे हैं, जैसे आपने फरमाया बिल्कुल सही है कि जी सिंबॉलिक जो है थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर को रिलीफ दिया गया है, सिंबॉलिक जो है वो तनख्वाहदार तबके को भी दिया गया है। लेकिन फिर साथ ही ये भी सवाल है कि जब आप जो है पेट्रोलियम लेवी, कार्बन लेवी को बढ़ा रहे हैं, आप लॉजिस्टिक्स के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, कोरियर पे लगा दिया, ई कॉमर्स पे लगा दिया, तो लोग कह रहे हैं इसके जलू में जो है एक महंगाई का तूफान आएगा, उससे तमाम लोग मुतासर होंगे, बिजनेस भी मुतासर होगा, ज़ाहिर कॉस्ट ऑफ नकलो हमल जो है वो बढ़ जाएगी, उसी तरह आम आदमी भी होगा। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा, कारोबार ही पे आएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। मैं इस हवाले से कह रहा था जी। हाँ, आई थिंक अब जो उन्होंने कार्बन लेवी लगाई है ₹2.50, आई थिंक वो उसका तो कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंडिविजुअल्स पे तो ना हो, बट ये है कि गवर्नमेंट के लिए, ट्रेजरी के लिए वो अमाउंट जो है काफी बड़ा बन जाता। बल्कि मैं तो इस चीज के हक में हूँ जो लास्ट टाइम भी अच्छा। जब ऑयल की प्राइसेस गिरी तो बजाय ये पास ऑन करने के उन्होंने पेट्रोल लेवी लगा के उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को कम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो है वो ज्यादा लोगों को बॉदर कर रही हैं। क्योंकि हम मेनी टाइम ये ऑयल प्राइसेस गिर जाती हैं लेकिन ट्रांसपोर्टर्स पास ऑन नहीं करते दुरुस्त। उसको आम आम लोगों को। तो आई थिंक वो अगर गवर्नमेंट की किटी में वो पैसे आ जाते हैं तो वो यूज होते हैं मेरी नज़र में। तो उसमें जो है एक्चुअली कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो पहले बढ़ी हुई थी, सैलरीड क्लास की भी जो है वो बढ़ी हुई थी, और उनकी बात जायज़ है कि भाई ये तो बहुत ही कम जो है वो रिलीफ है। तो रिलीफ, लेकिन हमें इसको नहीं भूलना चाहिए कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और वो आईएमएफ का डिसिप्लिन हम पे लागू है। और उसके होते हुए देखें ना, अभी हम तो अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो बातें हो रही थी कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाएगा, बातें हो रही थी कि डिविडेंड टैक्स बढ़ जाएगा, बातें हो रही थी कि फर्टिलाइजर जो है पे टैक्स एडिशनल आएगा। तो आई थिंक वो सब चीज़ें जो है वो तो हमने नहीं देखी। अब मेन दूसरी जो उन्होंने किया है कि वो ग्रोथ को जो है हायर टारगेट किया है 4.2% में। पीछे इकदाम भी हैं, पीछे इकदाम में जो है फाटा पाटा की जो एब्यूज़ उन्होंने ख़त्म की हैं, तो उससे लोकल इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, जब ये जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
में जो है वो तेजी आएगी, और वो अगर तेजी रियल आएगी एस्टेट तो को जो वो इंसेंटिव दिए। अच्छा, कंसिस्टेंटली। मैं आता हूँ रियल एस्टेट की तरफ से। पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको बजट में, क्योंकि जो वजीर ख़जाना बात करें कि जी मीशत का डीएनए तब्दील करने की, नई सिमत देने की, तो आपको कोई नई सिमत में जाता बजट नज़र आए कि जी उस तरफ लेके जा रहे हो किसी खास सेक्टर्स को, कि वो कहा जाए कि जी ये पाकिस्तान को आगे ग्रोथ बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे, उनके लिए कोई इंसेंटिव है, कोई ऐसा नज़र आया आपको? आई थिंक इसमें अभी जो जिस तरह मैं जा रहा था कि रियल एस्टेट, आपने कहा रियल एस्टेट हम बाद में बात करेंगे, जी। और रियल एस्टेट से कोई अबाउट 70 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो अगर वहाँ जो है बेहतरी आती है तो 70 इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी, और वहाँ फिर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ेंगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो है वो बढ़ेंगी। अब इसमें जो उन्होंने कहा कि हम इन्फोर्समेंट को बेहतर करके, ये जो आज बता रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लास्ट ईयर हम जो है इनसे ये मांग रहे थे कि हम इन्फोर्समेंट की मद में हमें कुछ अमाउंट को जो है लोकेट करने दें। तो लास्ट ईयर जो है वो ये मल्टीलेटरल एजेंसीज एग्री नहीं कर रही थी। इस दफ़ा हमने कोई 400 बिलियन जो है इन्फोर्समेंट को बेहतर करके कलेक्ट किए हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने 360 बिलियन नए बजट में बेहतर इन्फोर्समेंट से रेस करने का एक एक हेड अलाउ किया है। तो आई थिंक अगर हम ये कहें कि जो है क्या ये बजट ऐसा है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, तो वो तो ज़ाहिर नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं जो है उसको उसको हमें मद्देनज़र रखना है कि हम किन हालात में थे और किन हालात से गुजर के आए। मैं तो समझता हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर जो ये हमारा जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की है, उसके डिविडेंड जो है वो इंशाल्लाह अगले साल में मुझे नजर आते हैं। और अच्छा, वो इस ये तरह आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत अमूमी सबको एहसास है कि ज़बू हाल है, मुश्किल में है, IMF प्रोग्राम के अंडर में है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके ऊपर जो है टैक्सों का बोझ है, तनख्वाहदार तबके पर है। हुकूमत के एजेंडे पर आपको किफ़ायत शारी नज़र नहीं आती, उनके जो शाहाना अखराजात हैं वो वैसे ही हैं। मैं अब सिम्बॉलिक है, मतलब प्रेसिडेंट हाउस का उन्होंने बढ़ा दिया बजट, PM हाउस का बढ़ा दिया, लोगों की तनख्वाहें जो है पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ा दी, तो फिर वो ज़ाहिर है कि एक इशू क्रिएट होता है आम आदमी के जहन में कि जी हमारा गला घोटा जा रहा है, उधर जो है तमाम करम और वो हो रहा है। जी हाँ, आई थिंक ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स जो है क्या इशू बनता है। ज़्यादातर सवालात भी फाइनेंस मिनिस्टर से उसी पे हुए कि आपने मुख्तलिफ तनख्वाहें वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं ऊपर की, जिसको उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की कि 9 साल से उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। बट वो उन्होंने किया है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो नहीं बनते। मेन तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी का पहिया तेज चलने की तदबीर होनी चाहिए, और वो दुरुस्त। तेज चलेगा तो फिर आई थिंक वो सब मामलात को जो है वो सह लेगा, और उससे ही जो है फिर लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। रिलीफ कैसे मिलेगा? रिलीफ यूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड बढ़ेगी तो उजरतें बढ़ेंगी। तब जाके आप इन्फ्लेशन पर काबू जो है वो पा पा सकेंगे। सकेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब रियल एस्टेट पर आते उसके लिए इंसेंटिव्स दिए गए, जिसका आपने भी तस्करा किया। जायदाद खरीदने वालों को ज़रा सा उनके ऊपर जो है बोझ कम हो गया, बेचने वालों पे बढ़ गया। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को आप? ये वाइस वर्षा है कि खरीदने वालों पे बढ़ गया और बेचने वालों पे जी ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, जी। कि जो खरीदने वाले हैं उन पे जो है कम हो गया। कम हो गया, और जो बेचने वाले हैं उन पे बढ़ गया। हाँ। अच्छा, ये एडवांस टैक्स है, ये दोनों एडवांस टैक्स होते हैं और एडजस्टेबल है। हाँ। तो अगर किसी ने बेचा है तो उसका वो कैपिटल गेन बनता है, और वो कैपिटल गेन इमीडिएटली उसी साल में पेएबल होता है। उस मद में गवर्नमेंट जो है वो एडवांस टैक्स ले लेती है, तो वो इमीडिएट एडजस्ट हो जाता है। और एडजस्ट अगर उस के प्रॉफिट से नहीं होता तो उसकी दूसरी इनकम है उससे एडजस्ट हो जाता है, या फिर ये कि रिफंड का क्लेम बनता है। और जहाँ तक कि जो है वो सेल का ताल्लुक है कि वो उनको पेएबल बनता है। जहाँ तक परचेज का ताल्लुक है, तो परचेज में जनरली किसी मुल्कों में भी इस तरह एडवांस टैक्सेस नहीं होते, क्योंकि उसमें फिर बहुत वक्त लगता है, जबकि कि उस ट्रांजैक्शन से जो है उनका प्रॉफिट बनना और फिर
वो टैक्स में एडजस्ट होना टेक टाइम, अनलेस के आपके पास दूसरी इनकम हो कोई और और हो, उस दुरुस्त। इनकम की जो लायबिलिटी का एडजस्टमेंट आपको जो है वो मिले। और रिफंड तो जाहिर है आउट ऑफ क्वेश्चन है, मिलते नहीं अच्छा, हैं। मुझे आखिरी मेरा सवाल कि ठीक है, मतलब है कि माशी सरगर्मियाँ बढ़नी चाहिए, उसके हवाले से जो चीज़ रह गई हुकूमत के करने की इस बजट में, उसके हवाले से कोई तजवीज़ देंगे कि जी ये अगर आप स्टेप ले लें तो हमारी मीशत की बकौल आपके कि एक्टिविटी जो है वो बढ़ सकेगी? आई थिंक इसमें मेन चीज तो देखें ना, दो तीन बड़ी फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी मीशत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। एक तो हाई इंटरेस्ट रेट जो 22 से अब 11 आ गया है, इसमें मजीद कमी होनी चाहिए और उसमें गुंजाइश भी है। मैं समझता हूँ 2% तक की और इसमें गुंजाइश है। दूसरा बड़ा मसला पाकिस्तानी इकोनॉमी का जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी है। हाई प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा मसला है। इसको कम करने की ज़रूरत है। कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं और मज़ीद वादे हैं कि जुलाई में और उसके बाद और मज़ीद जो है वो कमी होगी। और नेचुरली भी मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस गिरने की वजह से, एनर्जी प्राइस गिरने की वजह से जो इसमें फ्यूल कॉस्ट है वो कम आएगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी कम। फिर ये है कि ज़रा ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर उसकी कीमत जो है वो उसमें कमी हासिल हो सकेगी। तो दूसरा बड़ा मसला ये। तीसरा हाई टैक्सेशन रेट्स हैं। हाई टैक्सेशन रेट है, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो सुपर टैक्स है वो कम होगा। ये आपके सैलरी टैक्स जो है, माफ कीजिएगा, वो कम होंगे और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। फिर ज़रा ये था कि नहीं, IMF जो है वो नहीं एग्री कर रहा है, लेकिन फिर फाइनली सिंबॉलिक जो अनाउंसमेंट हुई है तो उसमें ये सब मैं समझता हूँ कि अगले साल में अगर ये ग्रोथ को अचीव करेंगे तो इनका साइज जो है वो बढ़ेगा। पर्टिकुलरली अगर उन्होंने रियल एस्टेट को टारगेट किया है तो न सिर्फ रियल एस्टेट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, रेवेन्यू जनरेटर है, और इससे रिलेटेड जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री है वो भी आई थिंक रेवेन्यू जनरेटर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं। तो उसमें जो है वो बेहतरी डेफिनेटली जो है वो इकोनॉमी को हेल्प करेगी। फिर ये एब्यूजेस थे, जो ये फाटा पाटा के जो एब्यूजेस थे कि वो फाटा पाटा के नाम पे इंपोर्ट होता था लेकिन सारा मटेरियल लोकली बिक जाता था और वो फाटा पाटा सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट होता था, उसको फिर उन्होंने फेज आउट किया है और अब 10% उन्होंने कहा लग गया। तो उससे भी आई थिंक लोकल इंडस्ट्री जो है चलना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, पाकिस्तान के कहते हैं ना लीडिंग जो है मतलब है बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब के रिमार्क सुन रहे थे। हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन मोहतरम ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो अभी हमारी आरिफ हबीब साहब से इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कमोबेश दूसरे अल्फाज में कि क्या इस बजट में आपको जो है मतलब कारोबार, सरमायाकारी, सनतकारी के हवाले से जो है कुछ कहते हैं ना कि ऐसे इंसेंटिव्स हैं कि उसमें आप इजाफा होते हुए देख रहे हो? देखिए, ये चैलेंजेस जो बरकरार हैं वो आपके सामने इसलिए भी है कि हम IMF के सेकंड प्रोग्राम में गए हैं। पिछले साल अगर आपको याद पड़ता हो तो हमसे ये कहा गया कि आप एक साल तकलीफ उठाएं, अगले साल इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होने का मकसद ये था कि हमारा डिक्टेशन लेना IMF से बंद हो जाएगा। लेकिन हम फिर दूसरी ट्रेंच में भी गए, वो सारे डिक्टेशंस लिए हैं और हमने कई चीजों को सेक्रीफाइस किया है सिर्फ IMF के साथ मुआहदे को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप इस बजट को वैसे आप देखें तो आप इसको 3.6 से 4.2 पे लेके जा रहे हैं। भाई 3.6 आपने अचीव किया, वो 2.6 आपने अचीव किया। 1000 बिलियन रुपए आपका शॉर्टफॉल हुआ। इसका मतलब ये है कि मईशत का हुजूम ही छोटा था, आपने उसको टैक्सेस लगाए। तो टैक्स तो और कोई चीज नहीं होती ना। देखिए रियाज साहब, टैक्स क्या होता है? अगर आप अंग्रेजी में इसका एक फ्रेज है कि टैक्सेस आर नथिंग बट द बाई प्रोडक्ट ऑफ द वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड व्हील ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप वाइब्रेंसी इकोनॉमी में नहीं लाएंगे, आप वो काम नहीं करेंगे जिससे आपकी मईशत का हुजूम बढ़े, आपका एक्सपैंड हो पूरी टोटल की टोटल इकोनॉमी, जब वो इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वहां से टैक्स आएगा। जब मैं कोई चीज बनाऊंगा तो बेचूंगा तो टैक्स दूंगा, जब मैं बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल खरीदूंगा,
नहीं तो मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं माल लूंगा और माल बेच लूंगा। तो मैं कोई ना कोई एक्टिविटी के बाद ये टैक्स आता है। घर में बैठने से, उसी हुजूम पे रहने से तो टैक्स नहीं आएगा। आपने 3000, अगर आपने ये प्रोग्राम कर लिया है कि मैंने ये 3000 बिलियन लेना है, बाय हुक और बाय क्रुक लेना है, FBR के सख्त कवानीन बना के लेना है, और आपका जो है ना मैंने किसी पर भी बोझ पड़े मैंने लेना है, पेट्रोलियम के ऊपर मैंने 22 रुपए बढ़ा के 22% बढ़ा के कर देना है, मैंने सोलर पैनल के ऊपर सेल टैक्स लगा देना है, मैंने छोटी गाड़ियों पे भी सेल टैक्स लगा देना है, तो ये जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपने लगा देना है। इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो इससे तो एक्चुअली अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी की तकालीफ। अगर आपके पास इसका तरीकेकार ये तो होना चाहिए ना, आप तो कम से कम ये तो करते कि मैं मईशत का हजूम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है आपने। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या चाहिए आपको, बैंक लोन्स हैं, सारे पेरिफेरिया आपको चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट के साथ जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उनमें जो इंसेंटिव या तासुर ये आ रहा है कि जो है मतलब है कि एक जामिद मईशत है, उससे आप मजीद जैसा कि आप 3000 अरब मजीद इनको निकालने हैं, और कोई इंसेंटिव्स किसी सेक्टर को इन्होंने दिए हैं कि नहीं दिए कि कम से कम चले एक सेक्टर पे बोझ डाला लेकिन किसी और सेक्टर को उन्होंने कहा कि ये जो है लीड करेगा। जैसे एक ज़माने में बात हुई थी कि जी डिजिटल हमारी सर्विसेज करेंगे, लेकिन वो भी टैक्स की जद में आ गई हैं। जी नहीं, देखें बात ये है कि जैसा भी ये जो है ना ये उन्होंने किया है ना एक काम कि जी उन्होंने 5% इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी कम कर दी और कहा है कि एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाएगा। अब अगर दूसरी तरफ आप देखें तो आपने इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन खत्म किया। जो लोकल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको 5% का प्रोटेक्शन तो खत्म हो गया। अब उसने स्मगलिंग का मुकाबला भी करना है, जो डंप हो रहा है माल उसका भी मुकाबला करना है, और 5% आप कम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं इससे मईशत हो जाएगी। आपने अपनी मईशत को श्रिंक किया ना, अगर इकोनॉमी को अगर आप देखें तो आपने इसको श्रिंक किया, लोग कम इंपोर्ट करेंगे, ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, जब ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट के मसले खड़े हो जाएंगे। तो ये तीनों चारों चीज ये किसके कंपल्शन पे किया है? मेरा अपना ख्याल है कि IMF के डिक्टेशन से किया है कि आपने जो है ना अपनी इंपोर्ट आपने खोलनी है। ये तासुर क्या गलत है कि इंपोर्ट्स को ये लिबरलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई मतलब तरीका हमें तो नजर नहीं आया, कोई इंसेंटिव अपने किसी सेक्टर को दिया हो, कोई है ऐसा? नहीं, बल्कि हमने सुनते हैं कि EFS जो था एक एक्सपोर्ट की स्कीम बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसमें भी कुछ रद्दोबदल उन्होंने किया, शायद सेल्स टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, तो वो भी एक अच्छा काम था जिससे एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, वो भी रुक गया। पाकिस्तान में हमने तो देखा थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो रुक जाए या कम हो जाए। हम आज तक कभी उसके गर्दाब से नहीं निकल सके। 13-14 बिलियन से लेकर 18 बिलियन यही हम ढूंढ रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर। हम टेक्सटाइल कंट्री है और हमारे पास बांग्लादेश कल आए हैं और आज 42 बिलियन का सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, और 2027 में उन्होंने कहा है कि 50 बिलियन कर लेंगे। ये सारा एक्सपोर्ट हमारा है। अगर हमारी पॉलिसी ठीक हो तो ये सारा एक्सपोर्ट जो है ना पाकिस्तान कर सकता है। ये बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है 50 बिलियन, एक्चुअली पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है। ये तो समझाइए जो आप कह रहे हैं, क्या हुकूमत क्या करे कि एक्सपोर्ट्स बूस्ट हों, जो उन्होंने नहीं किया? मैं आपसे ये कह रहा हूँ हुकूमत कुछ ना करे, हुकूमत ये करे कि वो कुछ करे ना, और बांग्लादेश की जो पॉलिसी है ट्रेड पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट कर दे पाकिस्तान में 3 साल के लिए। मैंने पढ़ी है नहीं पढ़ी उसको आप छोड़ दे। मुझे पता है कि जब एक कंट्री से फ्रॉम अ जीरो they've gone to in 25 years to $42 billion, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी पॉलिसी नहीं होगी। हमको समझ लेना चाहिए। आप पसंद कर लें कोई मुल्क जिसने तरक्की की हो, उसकी पॉलिसी आप यहाँ इंप्लीमेंट कर दें। आप जो पॉलिसी में अपने आप जो काम करते हैं, इससे काम करते हैं, इससे एक्सपोर्ट आपने देख लिया, चेक कर लिया, कई साल तजर्बे कर लिए, अब नहीं हुआ ना। अच्छा, ये जो एक शिकायत है कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इट रिमेन्स अंडर द एक्ट है। अच्छा, उसी की तरह फिर हम देखते हैं कि मतलब ई कॉमर्स जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि उसको जो है इन्होंने पाबंदियां वो लगा दी, 18% टैक्स लगा दिया, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज पे लगा दिया है। तो क्या मतलब हुकूमत की सिमत किस तरफ जा रही है? ये इस तरह के जो इक़दाम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ औरंगजेब साहब जो है बड़े तालीम याफ्ता भी हैं और बहुत बड़ी हबीब बैंक के प्रेसिडेंट भी रहे, बहुत समझदार आदमी हैं और बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो ना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के खुद आदमी हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने चलाया है, तो ये जो इस तरह के इक़दामात में कौन सा ऐसा इसके अंदर है गिदड़ सिंगी के जहां से ये जो है ना ये काम आप कर जाएंगे और आप 3000 बिलियन भी बढ़ा लेंगे, मईशत को भी ठीक कर लेंगे, सारे कुछ ठीक कर देंगे। आप गैस के रेट जो है वो आप IMF से कम नहीं करवा सके, जब आपके खुद समझते हैं कि कम होने चाहिए। आज कमाल की बात यह है कि हमारा नेचुरल गैस के जो दाम है कैप्टिव पावर प्लांट के, वो 3500 रुपए है, और आपकी जो इम्पोर्टेड गैस है वो 3066 रुपए की पड़ती है। आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ? आज तक मैंने नहीं देखा। उसके बाद इसके ऊपर आप 5% और लेवी लगा के कैप्टिव
पावर प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। हाँ। मेरी समझ में नहीं आता। और सोलर के ऊपर उन्होंने जो 18% लगाया है, मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे जब भी वो कराची आए थे, और मैंने जब कहा कि सोलर पैनल के ऊपर सेल्स टैक्स है, तो मिफ्ता साहब हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर, वो उन्होंने कहा कि क्या एक मिनट रुक जाए, मैं आई वाज ऑन द रोस्टर, उन्होंने कहा रुक जाए, क्या सेल टैक्स लगाया आपने सोलर पे? मिफ्ता साहब ये क्या है, इसको फौरी हटाए। ड्यूरिंग माई स्पीच उन्होंने कहा अभी हटाए इसको, आप ऐलान करें। उसने कहा प्राइम मिनिस्टर आपने अपने ऐलान कर दिया, तो वहां उन्होंने 1 मिनट के लिए हटा दिया था। अब ये कौन से कंपल्शंस थे? कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है। अच्छा एक और भी सनतकार साहब से जी एक और बताऊं कि जो 29 रुपए जो देती है अपनी गवर्नमेंट, जो केई खरीदती है, वापडा जो खरीदती है हमसे जो सोलर की उसको इलेक्ट्रिसिटी को, वो मियां साहब ने जब वो जो कमी जब कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में, वहां जो फंक्शन था उसमें उन्होंने लगारी साहब से कहा, लगारी साहब इस सोलर के साथ आप क्या कर रहे हैं? लोगों ने अपनी मदद, आप काम किया, इसको बिल्कुल ना छेड़े, इनको चलने दें, लोगों के लिए रिलीफ का काम है। अब फिर ये 18% लग गया। मुझे समझ में नहीं आया कि 18% लगाया है। फिर उन्होंने कहा ये है, तो खुलासा ये दिया है कि लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट हो इसलिए दिया है, लेकिन ये नहीं लिखा कि सोलर जो लोकली जो मैन्युफैक्चर होगा वो कम दामों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं लिखा। लेकिन ये जरूर लिखा है कि जो लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके ऊपर नहीं होगा। आज आप बिजली दे नहीं सकते, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, उसकी एक है नहीं। एक दफा कोई फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल अगला बजट महंगाई का तूफान लाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मेरी एक और सनतकार से बात हो रही थी, वो कहते हैं उनकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन नहीं है, सेल्स नहीं बढ़ रही है, लेकिन हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक जुमले में उन्होंने वजाहत कर दी थी, आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पर कि आप जो कारोबार कर रहे हैं, क्या बात की है उन्होंने, जो बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात उन्होंने आगे जो इसके आगे जो बात है वो उन्होंने नहीं की। अब की होगी तो उनके पास वक्त की कमी होगी। देखें उसलिए नहीं बढ़ पा रही प्रोडक्शन, इसलिए नहीं बढ़ती कि मेरे पास ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इसलिए नहीं है कि मैं $1 कोट करता हूं तो बांग्लादेश को 90 सेंट में दे के आ जाता है, तो मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डर्स हो, मेरे पास रन ऑफ द मिल की आइटमें बेचने का वो हो मेरे पास, कि अब मेरी कॉस्ट इतनी हो, बांग्लादेश के बराबर कॉस्ट हो, आई कैन बीट एनीबडी। बांग्लादेश से 5% ऊपर कॉस्ट हो, फिर भी जो है ना हम पाकिस्तान के लोग जो है उनको बीट कर जाएंगे और हम बहुत सारा एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक काम कर दें कि हमारी कॉस्ट को मैच कर दें। हम नहीं करते, आपके लोगों से करवा लें, APR से कहें वो कर ले, औरंगजेब साहब कोई किसी टीम को मुकर्रर कर दे कि भाई उनकी और हमारी कॉस्ट में क्या फर्क है। कन्वर्जन कॉस्ट जो है, रुई तो एक ही दाम है दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में एक दाम है। इसके बाद आपकी कन्वर्जन जो होती है, कपड़ा बनता है, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको कन्वर्जन कॉस्ट एक कर दें। बहुत आपने अहम नुकता उठाया जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन कि आम आदमी हो, कोई बड़ा सनतकार हो, कोई ताजिर हो, इस बजट ने सबको परेशान किया हुआ है। और क्या मतलब है कि ये जो एक मुख्तसर वक्फा होगा कि जिसमें बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या इसमें कोई ऐसी तजावीज़ सामने आएंगी कि इस बजट को जो है अवाम दोस्त, कारोबार दोस्त और सनत दोस्त बनाया जा सके? ये एक बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे कुछ बात करेंगे कराची के दुखों की। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब ईद उल अज़हा गुजर गई, लेकिन कराची और लाहौर में जिस तरह से आलाइशें उठाई गई उसका मुआवजना जो है आज भी जारी है। ज़ाहिर है लाहौर और पाकिस्तान के जो दीगर अहम शहर हैं वो कराची से सफाई सुथराई में ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, दीगर शहरी सहूलतों की बात करें, उससे कहीं आगे हैं। बढ़ती तनकीद के पेश नज़र हमने देखा कि जी मेयर कराची मोहतरम मुर्तज़ा वहाब साहब ने गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी और MQM को दावत दी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करें ताकि शहर की मिलकर खिदमत की जा सके। उनका ये भी कहना था कि जी शहर को बदनाम ना किया जाए क्योंकि ये शहर तो सबका है। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम ज़फ़र खान साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला दिल चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीम साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो मेयर कराची ने बड़े खलूस से आप लोगों को ताउन की दावत दी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेयर कराची ने आज कहा है कि MQM और जमात इस्लामी शहर के लिए ताउन करें। देखें, जमात इस्लामी तो ताउन कर रही है जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन्स ने मौजूदा ईद उल अज़हा के मौके पर जो 3 दिन गुजरे हैं, इसमें ऑफिल कलेक्शन के हवाले से जो रोल हमारे टाउन चेयरमैन ने अदा किया है, उनकी पूरी टीम ने अदा किया है, UC चेयरमैन और पूरी टीम ने अदा किया है। अगर ये रोल अदा नहीं करते तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी तो सिफर कारकर्दगी है। इनकी सूरत हाल ये है कि ये ना पूरी तौर पे मशीनरी दे रहे हैं, मशीनरी दी इन्होंने, हर चीज़ में डंडी मारी जाती है।
और जाहिर बात है इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन होती है। एक आम आदमी तो आता है यूसी चेयरमैन के पास, टाउन चेयरमैन के पास आता है। आप जब ना गाड़ियां पूरी दे रहे हो, ना मशीनरी पूरी दे रहे हो, ना ऑफिल कलेक्शन का आपके पास कोई निज़ाम मौजूद हो, इसी तरह ना सिर्फ निज़ाम मौजूद ना हो बल्कि गार्बेज का निज़ाम भी ना हो। अब दो निज़ाम चल रहे होते हैं, एक ऑफिल कलेक्शन इन 3 दिनों में खास तौर पे, और एक गार्बेज का निज़ाम। अगर आपने इस बात को श्योर किया कि ऑफिल कलेक्शन टाउन उठाएगा तो आपको गार्बेज उठाना था, आपने वो काम नहीं किया। तो जगह जगह हर्डल हैं। कराची का अगर आप मुआवजा करें पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों से, लाहौर से करें, पिंडी से करें, इस्लामाबाद से करें, तो हमारे शहर का मतलब है, लोग कहते हैं कि जनाब मेयार ज़िंदगी जो है पस्त होता जा रहा है, यहाँ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है यहाँ पर, मतलब है बड़ा मुश्किल हो गया ये शहर। तो क्या कहेंगे आप, ये तरकीब दुरुस्त है कि गलत है? जब आप बिल्ली को दूध की रखवाली पे लगाएंगे तो क्या होगा? बिल्ली तो दूध पी जाएगी, तो दूध पी जाएगा। जब आप चोर को चौकीदारी पे लगाएंगे तो आपके घर का सफाया हो जाएगा। इस वक्त अमलन यही हो रहा है इस शहर के साथ। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। ये जिसको आप बिल्ला कह रहे हैं, मुझे बिल्ला आपने किसको कहा? मगर पीपल्स पार्टी मुंतखब होकर आई है, शहरी हुकूमत है उनके पास। आप मतलब है इस शहर में सूरत हाल ये है कि 17 साल में पीपल्स पार्टी 300 बसें ला सकी है। इस शहर में पिछले 22 साल से K4 मंसूबा बन के नहीं दे रहा इन लोगों से। इस शहर में एक जो ग्रीन लाइन बनी है वो भी अधूरी बनी है, नुमाइश पर जाके छोड़ दी गई है। वो ग्रीन लाइन जो है वो इस शहर का कोई मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। इस शहर को आप ओन नहीं करते। पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक है, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं, लेकिन पंजाब में जो भी हुकूमत होती है कम अज़ कम वो शहरों को ओन तो करती है। चाहे परवेज़ इलाही साहब हों, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत हो, उसके बाद की हुकूमतें हों, नून हो, कम अज़ कम ओन तो करते हैं। आप शहर को ओन भी नहीं करते। आपने शहर को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रखा है। मुझे ये समझाइए, एक और शिकायत, जैसे ज़ाहिर के MQM अपने आप को कहती है हिज़्ब इख्तिलाफ में है, आप हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, आप लोग के कराची का मुकदमा सही लड़ पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि वो मसाइल हो गए यहाँ पर पैदा जो मादी में नहीं हुआ करते थे। आज कराची के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन है क्योंकि सारी सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ पे ज़्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा जो है स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा, गार्बेज के ढेर लगे हुए हैं, हर तरफ से आपको एहसास होता है पता नहीं कहाँ आ गए आप, किसी बहुत ही पसमानदा से बड़े गाँव में। ये हम सवाल करें तो किससे करें? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, आप मुकदमा लड़ते हैं। कल बजट आया है ना, कल वफाक बजट दिया है। वफाक में कौन कौन सी जमातें हैं? मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM वफाकी हुकूमत के अंदर है। अब कराची का एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बकिया प्रोजेक्ट पे मत जाइए। K4 मंसूबा जिसको 2026 में, जून 2026 में मुकम्मल होना था, इसके लिए 40 अरब रुपए की डिमांड की गई, लेकिन मिला क्या शहर को? 3.2 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने एलोकेट किए हैं बजट में K4 मंसूबे के लिए। इसका मतलब है ना ही समझा जाए ना फिर कि ये मंसूबा जो है इसको फ्रीज कर दिया जाए। हुकूमत के पास भी तो पैसे होते हैं ना, आप लोग सिंध हुकूमत से क्यों नहीं मांगते? देखिए सारा तो पैसे मरकज के पास तो पैसे ही नहीं है, सारे पैसे सूबे के पास है। नहीं 133 अरब रुपए वाटर रिसोर्सेज पर खर्च किए जा रहे हैं। 133 अरब रुपए का बजट है वाटर रिसोर्सेज का, जिनमें से कराची को 3.2 अरब। इसका मतलब है 2.5% आप कराची को दे रहे हैं। आप कराची को 2.5% यानी ज़कात निकाल रहे हैं आप पूरे मुल्क की, यानी वाटर रिसोर्सेज की ज़कात निकाल के आप कराची को दे रहे हैं 2.5%। और ये तो वफाक का प्रोजेक्ट है, वापडा को बनाना है K4, और वफाकी हुकूमत में सब पार्टियां शामिल हैं। मुनीम साहब, माजरत के मैं आपको ख़ता कलामी करूँ, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि जी इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया। कराची तो ऐसा इशू है कि जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है और होनी चाहिए। वाकई कराची बहुत दुखी है, मसाइलिस्तान ये शहर बन चुका है, और वो सवाल बनता है कि जी सिंध हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो, क्यों उसके मसाइल को हल नहीं कर पा रही, और पाकिस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले में यहाँ पे हालात ज़िंदगी पस्त से पस्त क्यों हो रहे हैं? बड़ा जायज़ सा सवाल है। तो खैर इस पर कहते हैं आगे के प्रोग्राम में भी बात करेंगे। फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नौजवान इस मुल्क का 60% हैं, लेकिन बजट में उनके लिए कुछ नहीं। ना उनको नौकरियां देने का कोई मंसूबा है और ना ही उन्हें हुनरमंद बनाने पर तवज्जो है, बल्कि जो नौजवान डिजिटल सेक्टर में काम करते नजर आ रहे हैं उन पर टैक्सों का बोझ डाल दिया गया है। हर साल 20 लाख नौजवान जामियात से निकलते हैं, जिनके डोलते मुस्तकबिल के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। इनकी आला तालीम जो है, यूनिवर्सिटी फंडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के क़याम का सिरे से कोई जिक्र नहीं है। उल्टा HEC का जो बजट है वो भी आधा काट कर जो है 39.5 अरब रुपए कर दिया गया है। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना साहब ने ये ज़रूर कहा
कि जी फ्रीलांसर्स ने मुल्क को $400 मिलियन कमा कर दिए हैं, मगर जवाब में हुकूमत के पास इनको देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। ई कॉमर्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, इसकी आमदनी पे नज़र रखने का निज़ाम बनाया जा रहा है, लेकिन जनाब नए स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, जो डिजिटल क्रिएटर हैं, उनकी मदद के लिए कोई माली मामनत या टैक्स छूट नहीं है। ये बजट जो है गालिबन 20वीं सदी के तकाज़े पूरे करता हो, मगर नौजवानों को नज़रअंदाज करके 21वीं सदी की ज़रूरतों से बिल्कुल आ रही है, जो हुक्मरानों और नौजवानों में बढ़ती खलीज की निशानदेही है। तो जनाब इसी के साथ आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।